ओरे जन्म कैसा, अरे माथे पे तूने अरे दाग दिया घन घोर, अरे दाग दिया घन घोर, अरे दाग दिया घन घोर। जल के बुझे भी ना डूब के उतरे, जल के बुझे भी ना डूब के उतरे, जीवन का आफत काल अपने लिए सर दर्द का कारण, अपने लिए सर दर्द का कारण ठहरे जो वो सरकार। अरे कितने उगे डूबे चांद के सूरज, कितने उगे डूबे चांद के सूरज, अरे अपनी हुई नहीं भोर, अरे अपनी हुई नहीं भोर, अरे अपनी हुई नहीं भोर। कितने चाँद सूरज डूबे पर अपनी हुई न भोर, ओरे जन्म कैसा तूने माथे पे कैसा दाग दिया घनघोर। ये पंक्तियां हैं दीपक तिरुवा की, जो कि एक रंगकर्मी हैं, और आवाज़ जिनकी आप सुन रहे थे वो सरजीत टमटा हैं, जो कि जिन्होंने इसकी धुन बनाई है और बेहतरीन आवाज़ अपनी दी है। सूफी गायक हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। दलित रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और अंबेडकर पखवाड़ा हम मना रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 3 मेहमान मौजूद हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं चंद्रशेखर अपने हुड़के को लेकर बिल्कुल तैयार हैं और बहुत बेहतरीन लोकगीत इन्होंने यहाँ पर अभी गाए हैं। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। और मेरे ठीक सामने बैठे हैं सरजीत टमटा, जो कि सूफी गायन के लिए बहुत ही मशहूर हैं। जगह जगह उनकी सभाएं आपने सुननी होंगी, यूट्यूब में आपने देखी होंगी। सरजीत टमटा बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, काफ़ी जो विविधता भरा इनका जो है वो व्यक्तित्व है। सरजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आदाब, जय भीम। मेरे ठीक बाएं हाथ में बैठे हैं दीपक तिरुवा रंगकर्मी हैं, मुंबई में काफ़ी काम कर चुके हैं सीरियल्स में, अभी यहाँ पर फिल्में बना रहे हैं, उत्तराखंड में भी फीचर फिल्में, और बहुत अरसे से रंगकर्म के पेशे में हैं। दीपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय भीम। आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमारी तमाम श्रोताओं के साथ में बेहतरीन बातें अभी आप साझा करेंगे, हमें बहुत खुशी है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका हेलो हल्द्वानी की ओर से। तो ये जो गीत आपने लिखा है दीपक, कहाँ से ये सब जो अंदर से जो उद्वेलना थी वो सब इसमें क्या प्रकट हुई है इस गाने में, कुछ बताना चाहें? डार्क साइड ऑफ माउंटेन, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, कि उस हिस्से का, पहाड़ का वो हिस्सा जिस पर धूप नहीं पहुंचती है, वहाँ की बात है, उन बातों को रोशनी में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं उसी हिस्से से आता हूँ, तो उनको कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तो ये जो अन्याय एक तरह से, जो मतलब इतना जो एक तरह से कहेंगे लगातार एक टॉर्चर जो था, इतने अरसे का शोषण जो था, वो आपने भी अपने जीवन में झेला है? गाँव में जब आप रहे हैं वो सब चीज़ें महसूस की हैं आपने, किस हद तक की हैं? अब चूँकि हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम डॉक्टर अंबेडकर के बाद पैदा हुए, तो हमारे लिए चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं, लेकिन मौजूद हैं अभी भी। मतलब हमारे गांव में एक मंदिर है जिसमें अभी आप नहीं जा सकते हैं अगर आप एक विशेष तरह का सरनेम रखते हैं तो क्या हमारा संविधान यही कहता है? क्या संविधान में ये दर्ज है कि मंदिर में नहीं जाएगा दलित जाति का व्यक्ति? नहीं, संविधान तो आर्टिकल 15 है ना, समानता का अधिकार। जी। तो क्यों नहीं इतने सालों के बाद भी आज़ादी के ये चीज़ें क्यों नहीं लागू होती हैं? ये क्या जबरन सरकार के द्वारा क्यों नहीं लागू करवाई जाती हैं? क्या इस पर कभी बात हुई है?
जी, हम लोग इस बात को अभी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है अभी कि हमने देखा था कि पिथौरागढ़ से मैं आता हूँ, तो हमारे बगल में नेपाल पड़ता है। तो नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ है, और नेपाल ने अपने भारत के नज़दीकी जो उनका बस स्टॉप है, वहाँ पर उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे उन्होंने जो है, जो कास्ट एट्रोसिटीज़ जो होती हैं उनके लिए, उनके निराकरण के लिए और उनकी रोकथाम के लिए जो भी कानून उनके यहाँ हैं, उन्होंने बोल्ड लेटर्स में अपने कानून लिखे हुए हैं कि अगर आप दलित उत्पीड़न या शोषण कुछ करते हैं तो उनको, आपको क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं। ये नेपाल करता है, जिसका 2015 में संविधान लागू हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने तो कहीं इस तरह के बोर्ड नहीं देखे हैं और भारत में 1950 से हमारा संविधान लागू है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम मतलब इस मामले में हम कह सकते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ, और ये भी कह सकते हैं कि 70 सालों के बाद क्या हुआ। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने एक भी ऐसी पहल नहीं की है। मतलब ये तो एक अलग बात हुई कि नेपाल के जो कानून हैं वो कितने मजबूत हैं और हमारे कितने हैं, ये एक कंपैरेटिव बात, ये एक अलग चीज हो गई। हमने पहल ही नहीं की, संविधान में लिखा है, दैट्स ऑल। क्या बात है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे विज्ञापन हमने देखे हैं, सरकारी विज्ञापन बोर्ड्स में लगे रहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या के लगे रहते हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि दलित को उत्पीड़न करने में आपको क्या क्या दंड दिया जा सकता है, इसका कहीं बोर्ड, कहीं मेंशन हो, कहीं नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। जी। क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं, कितना डाइल्यूट हुई हैं, कितना चीज़ें बदल गई हैं, कहाँ पहुँचे हैं हम अब, मतलब समानता जो संविधान के कितना करीब हम पहुँच रहे हैं? संविधान के जो आदर्श हैं या जो उसके उपबंध हैं, उनसे हम अभी, उनसे तो काफ़ी दूर हैं। और डाइल्यूशन को भी यह है कि फॉर्म भी चेंज हुआ है। कुछ तो डायरेक्ट डाइल्यूशन है कि सीधे सीधे कुछ शिक्षा के साथ कुछ चेतना आई है, कुछ कानून में भी अपना काम किया है, लेकिन जाति भेद या जो छुआछूत है उसको आप सीधे तौर पर, अब अगर लोग थोड़ा सभ्य होकर के कुछ दूसरे तरीकों से करने लगे हैं, जैसे कि आप हल्द्वानी शहर में भी देखेंगे तो अगर आप एक विशेष सरनेम या एक तथाकथित जाति से आते हैं तो आपको कमरा ढूंढने में अभी हल्द्वानी में समस्या आती है। अभी कुछ समय पहले किसी दलित ने एक प्लॉट खरीदा था, तो हल्द्वानी में बड़ा एक भद्र महिला ने बड़ा उस पर हंगामा किया था। हाँ, ऐसी स्थितियां आई थी। तो एक तो सीधा तो ये है, मतलब माफी इसलिए नहीं मांगी थी कि फील हुआ था कि उसने गलत किया है, माफी जेल जाने के डर से ही मांगी थी। हाँ, वो चौतरफा दबाव हो गया था, सोशल मीडिया ने उसमें काफी। इसका अभी माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जो ये बात जो अभी दीपक सर ने बोली, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं लाल कुआं से हल्द्वानी कमरा शिफ्ट किया, मतलब मैं पहले लाल कुआं में रहता था, उसी जगह पे रहता था, मतलब उसी के इर्द गिर्द रहता था जहाँ पर की ये घटना है। मैं उसके कुछ वक्त पहले मैं हल्द्वानी में मैं रूम जो है मैं रेंट पे लिया हूँ, और 4-5 दिन का वो एक ऐसा अनुभव था जिस वक्त यहाँ पे कमरा ढूंढ रहा था मैं। लोग पहले पेशा पूछते हैं, उनको मज़ा आता है, अच्छा म्यूज़िक से हैं, अच्छा ये करते हैं वो करते हैं, ठीक, अच्छा क्या नाम हुआ, ये फला ये नाम है, अच्छा कमरा तो है, फिर तो अभी तो वो खाली नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, कई तरह के बहाने उसके बाद में तुरंत आते हैं। एक आध जगह कव्वाली गाते हैं तो मुसलमान तो नहीं है। एक जगह मैंने पूछा कि मैंने कहा कि यहीं पे ऊपर दमवा ढूंगा कि मैं बात बता रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं रियाजी हूँ, रियाज करता हूँ, मुसलमान तो नहीं हूँ ना, मैंने कहा रियाजी हूँ, नमाजी नहीं हूँ। होते भी तो ये कोई ऐसी गलत बात होते भी तो नहीं, मतलब फिर भी मैं क्या है, कई लोग कमरा में बहाना करते होंगे कि खाली नहीं है, कई लोग डायरेक्ट भी बोलते होंगे। डायरेक्ट यहीं का मैं आपको कुसुमखेड़ा का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नाम लेना चाहिए, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है लूंगा। कोई नेगी जी हैं वहाँ पे, ठीक है, कुसुमखेड़ा वाले उसके अंदर, तो उनसे मैंने पूछा था कि मैंने कहा सर कमरा है यहाँ पे, मेरे को पता चला है, तो उन्होंने सीधे मेरा नाम पूछा, मैंने कहा सर्वजीत टमटा, तुरंत इनकार, मुंह पे इनकार, नहीं है, आपको देंगे भी नहीं, चाहिए। क्या लगता है जब ये सब जब ये सुनना पड़ता है ना सरजीत, आज के युग में कैसा लगता है उस वक्त, क्या करें, मतलब क्या है किस तरह का फील होता है जब इलाके बटे होते हैं कि आपका इलाका, ये इसका इलाका,
जब आज कई भी सारे हम- महिला, जब आज अभी एक भी ये वाकया, सब महिला चीजें- प्रोफेसर हैं, उनको तक सुनना पड़ा जब एक बिल्डर से कहा कि मुझे फलां इलाके में ज़मीन चाहिए। उसने कहा फलां इलाके में तो नहीं, लेकिन आपके इलाके में दिला सकता हूँ। वो चौंकी, उनको शायद पता नहीं था कि ऐसे इलाके होते हैं। नहीं तो वैसे अमूमन होता ही है, बचपन से आप जो सफ़र कर रहे होते हैं तो पता होता है कि हमारे इलाके। तो उसने कहा मेरा इलाका कौन सा होता है। तो जब वो गई तो वहाँ देखा कि तंग सड़कें, नालियाँ बजबजाती हुई, तो इस तरह का पूरा दृश्य था। एक ऐसा ही एक अनुभव लगभग मेरा भी है जी, जी। कि हम एक मित्र के लिए कहीं तो एक ज़मीन देखने हल्द्वानी में ही गए थे। तो वो कृषि भूमि से लगा हुआ एक प्लॉट था और उस प्लॉट के पास में एक झोपड़ी थी। तो जो ब्रोकर था वो ये कह रहा था कि आप ये वाला प्लॉट ले लीजिए, और क्यों, इसमें क्या ऐसी खास बात है। उसने कहा ऐसा है ना, इसके पीछे ये जो झोपड़ी है ना, इसमें ये किसी दलित की है। तो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे ये गरीब लोग हैं, जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ती जाएगी, कभी शराब पिला दो, कभी कुछ 1,000-500 रुपये दे दो, ऐसे करते 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 उधार तो ये चुका नहीं पाएंगे, तो ये झोपड़ी भी थोड़े दिनों में तुम्हारी हो जाएगी। तो मतलब ये आप प्लॉट के साथ ऑलमोस्ट फ्री में ले रहे हो। तो इस तरह से ये ज़मीन का, एक प्लॉट का एडवर्टीजमेंट है, ऐसे बेचने की कोशिश की जा रही है। तो स्थितियाँ बहुत नहीं बदली हैं। हमें लगता है कि अब जब कमरा लेने में तक जब चीज़ें हैं, कमरा कितना बेसिक ज़रूरत है, तो हर जगह तो हम कह सकते हैं कि जब कमरा आप एक नहीं देने में इतना आनाकानी है, तो कहाँ चीज़ें बदली हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और घर जब आप नहीं ले सकते हैं, कहीं भी आप, मतलब कहीं भी आपका जहाँ मन करे, आपके पास पैसा है, फिर भी आप घर नहीं ले सकते हैं उस इलाके में। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अभी बदलाव आने अभी मतलब बहुत बाकी हैं अभी। तो आरक्षण पे जो लोग बहुत हल्ला होता है, आपको क्या लगता है आरक्षण ने भी चीज़ें बहुत बदली कि नहीं बदली? ऐसा मतलब ये आलोचना होती है कि एक ही परिवार के बहुत सारे लोग, उनको नौकरी मिल गई, कुछ जो समृद्ध परिवार थे वो ऑलरेडी और समृद्ध हो गए हैं, लेकिन जो मिस्त्री था, जो कारपेंटर था, उसके बच्चे तो 8वीं 10वीं से ऊपर नहीं पढ़ पाए। तो इसमें कहाँ खामियां आपको लगता है, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इस तबके के लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? वितरण प्रणाली की समस्याएं तो हैं ही, क्योंकि और इस पर ये आधा अधूरा सा तर्क है कि किसी ने अगर आरक्षण का एक पीढ़ी में लाभ ले लिया है तो वो दूसरी में नहीं लेगा। मतलब आरक्षण जाति सुधार कार्यक्रम नहीं है ना, ये अवसर देने का है कि एक पीढ़ी में, मतलब ये होता है कि एक कलेक्टर भी है तो वो, उसकी पहचान दलित कलेक्टर की है, वो कैटेगराइजेशन वहाँ भी है। 5 अगर हैं, 5 डीएम है तो एक दलित डीएम होता है। इस देश में दलित राष्ट्रपति होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2 दलित राष्ट्रपति हुए हैं, दलित प्रधानमंत्री एक भी नहीं हुआ है। अगर ये होगा, अगर कैटेगराइजेशन आप यहाँ भी कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्रियों में भी आरक्षण दीजिए। फिर आपने वो नहीं छोड़ा, भेद नहीं छोड़ा है ना, वो नहीं हुआ है। बिल्कुल। सरजीत, और क्या लगता है आपको कि कैसे बदलेंगी चीजें? मैम देखिए, प्रकृति सभी के लिए समान है। बिल्कुल। उसमें ये सारी चीजें तो अप्राकृतिक हैं। तो उस मानसिकता पे एक तो तरस तो आता ही है ऑब्वियसली, बिल्कुल, है ना। तो गुस्सा है, हाँ। वो गुस्सा उतना ही ज्यादा, वो एक संवेदनशील गुस्सा है जिसको मैं तरस कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उनको तरस ही खा सकते हैं उन लोगों पर जो सोच से इतना दरिद्र हैं। और वो भी मतलब इस दौर में जहाँ पर आपके पास में पूरी दुनिया जहान को जानने का मौका मौजूद है। बिल्कुल। आपको इधर उधर के हालात मालूम चल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अन्य विकसित देश जो हैं वो क्यों, वो विकास के क्रम में क्यों इतना आगे हैं, ये पता चल जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आप सूफी गायन आप करते हैं, उसका कोई कनेक्शन है इन चीज़ों से कि उसने उन चीज़ों को, उस विचार को आगे बढ़ाया है सूफीज़म ने? सूफीज़म तो ऑब्वियसली हमेशा जो है वो मोहब्बत की बात करता है, वो जो है सबके एक होने की बात करता है। जब कट्टरपंथ अपने चरम पर था तो वहाँ पर से जो है वो सूफीज़म, वहाँ से एक रास्ता वो निकला। जब जो है फिर सूफियों ने अपना एक मत बनाया, जो कि वो एक निराकार को मानने वाला जो है एक पंथ था, है ना। उसके पीछे फिर कई लोग गए। कट्टरपंथ के खिलाफ जो है अनल हक की बात, अहम ब्रह्मास्मि की बात जो है वो बिल्कुल मंसूर करते हैं। मंसूर ने जो है अनल हक की बात उठाई। जी जी। अनल हक यानी कि आप अहम ब्रह्मास्मि वाला जो भाव है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं एक हूँ, मैं सत्य हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये
जी। चंद्रशेखर, आप खामोश बैठे हैं, आपको लग रहा है कि कब बारी आएगी हुड़के की। पहाड़ों में इतने लोकगीत जो लिखे गए, आपको लगता है ये गाने किसने लिखे? और लोकगीतों में आप देखें कि दलित की बात है, तमाम जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो मेहनत के जो काम है, उनकी बातें उन गीतों में हैं। ये गीत अभी नई पीढ़ी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मैम, जो अभी के लोग हैं वो पुराने गीत को मतलब कम गा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनको गा रहे हैं। अब थल की बजारा, हाँ, इस टाइप के गाने और हैं, लहंगा तेरे लहंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये बड़ा संकट का जैसा दौर है कि यार वो जो गाने थे हमारे प्यारे से, जो हमारे श्रम से जुड़े थे, वो बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं अब? मैम, उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे मैम। जी, आप किस तरह से कर रहे हो? कितने कितने गाने आपको याद हैं? कोई ऐसे गायक बताओ पहाड़ के जिन्होंने बहुत बेहतरीन ऐसे श्रम के गीत लिखे हों। मैम, हीरा सिंह राणा जी भी थे और नैना रावल जी हैं जी। गढ़वाल से तो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा लिखते थे और गाते भी अच्छे। जी, तो नैननाथ रावल हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाने लिखे। जी मैम। अल्मोड़ा के दनिया के इलाके के वो हैं। बिल्कुल। तो उनका कुछ गीत हो जाए फिर बातों के बीच में, मुझे लगता है कि नैननाथ जी का कोई गाने की पंक्तियां अगर आप गाएं। मैं इस चीज़ में एक थोड़ी सी बात में जो आपने चंद्रशेखर से जो सवालात किए, बिल्कुल, है ना, उसमें एक आध चीज़ें मैं और आपको बताऊं। यहाँ का जो लोक संगीत है, ये एक ज़रूरी चीज़ है समझने वाली। वो जागर हमारा एक लोक का हिस्सा है। आपके जो डंगरिया जो जगरिया होंगे वो एक विशेष समुदाय से आते हैं। हुड़की बॉल जो है वो एक विशेष समुदाय से जो है वो हुड़की बॉल के गीत गाते हैं। जो पुराने जितने भी लोकगीत हैं या यही ताम पीटो पीतोला पीटो है, ये एक विशेष वर्ग की ओर इंगित करता है। ऐसा क्यों है? और हम जिस लोक, अगर ये हमारा लोक संगीत है और हम अगर इसके संरक्षण की बात करते हैं तो फिर हम वहाँ पे उस जातिवादी मानसिकता के संरक्षण की बात भी करते हैं। ये उसका एक बड़ा पहलू है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जी जी। मतलब आपका कहना है कि उसका संरक्षण की जो बात कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं उसी मानसिकता से ग्रसित होकर कर रहे हैं। संरक्षण की जिम्मेदारी अब श्रोताओं को उठानी चाहिए। बिल्कुल। और ये नहीं कि अगर अगर ढोल की परंपरा को या छलिया की परंपरा को जीवित रखना है, जिसके लिए सरकार और तमाम समाज सेवी लोग बहुत चिंतित हैं, तो इसकी जिम्मेदारी श्रोताओं को उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि एक जाति विशेष आपके संस्कृति या आपके शौक के लिए फिर से एक वो पुरानी ही परंपरा और पुराना जीवन जीती रहे, और वो जितनी देर तक गा रहा है उतनी देर तक या गा रही है या नृत्य प्रस्तुत कर रही है तब तक तो ठीक है, और उसके बाद फिर वो एक दलित का एक डाउन थ्रोडन एक जीवन जिए। क्यों जिए? आपके लिए श्रोताओं को पसंद है तो जिम्मेदारी उठाएं। ढोल बजाना अपने बच्चों को सिखाइए, इन लोगों को टीचर बना दीजिए। अब ये आपके लिए ट्रेडिशनल गायक नहीं रहेंगे, ट्रेडिशनल डांसर नहीं रहेगा। इनके सरकार इनके लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए, इन लोगों को अध्यापन का काम दे, और श्रोता जिन्हें संस्कृति की चिंता है, जो इससे लगाव रखते हैं, उन्हें सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। ऐसा करना चाहिए। संस्कृति के संरक्षण के लिए इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं होता है कि उस वक्त भी वो कोई और हो जाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इसको अपने रीजन की ही बात नहीं कहूँगा, आप राजस्थान में देखिए, जो वहाँ का राजस्थान का जो फोक जो गाते हैं, ठीक है, वो विश्व भर में जो है वो राजस्थान का लोक संगीत बहुत प्रख्यात लोक संगीत है ना, वो हर कोई जानता है उसको पूरी तो जो वहाँ के जो बेसिकली जो लोग गाते हैं वो कम्युनिटी है मंगनियार। मंगनियार का मतलब मांग के खाने वाले। मंगनियार वहाँ की दलित कम्युनिटी है। और आज भी अगर वो किन्हीं के वहाँ अगर राजस्थान के जो सो कॉल्ड राजपूत के घर पे अगर वो परफॉर्म करते हैं या कहीं और करते हैं, किसी भी सो कॉल्ड अपर कास्ट के घर पे अगर परफॉर्म करते हैं या उनके किसी फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं, तो भी उनको वो जिस जगह पे जो है, क्योंकि मेरे एक उस्ताद जी जो हैं, उस्ताद जी फ़कीरा खान साहब, मैं बाड़मेर से जो है मैं उनके साथ में मैं रहा हूँ, और उनकी तो पूरी कॉलोनी का नाम ही आर्टिस्ट कॉलोनी है। जिस जगह वो सब रहते हैं वो कम्युनिटी रहती है। तो मैं लगभग महीना डेढ़ महीना वहाँ रहा, उनसे सीखा, उनसे जो कुछ भी मैं जितना मैं ले सकता था उस वक्त में। तो उसके इर्द गिर्द वो संगीत का पक्ष अलग है, उसके बाद का जो उनका जो सामाजिक पक्ष है, और उस वक्त भी जिस टाइम पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस जगह पे जो है वहाँ पे जूते उतारे जाते हैं, उसके बगल में उनको बैठाया जाता है, उनके घर में वो नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है। अगर हम लोक संगीत की बात करें, पूरे देश भर में उसी समुदाय ने इसको संभाल के अभी तक रखा है।
तो अब हम ये ही चाहें कि वो ही इसको संभाले, तो ये गलत बात होगी। एक लोकतांत्रिक देश में अगर किसी का मन है, लोग बच्चे गिटार बजा रहे हैं नई पीढ़ी की, तो क्यों नहीं वो हुड़का पकड़ें, क्यों नहीं वो और भी वाद्य मशकबीन पकड़ें, क्या शानदार उसका संगीत है, तो वो मशकबीन भी आम आदमी बजाए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है, जो शास्त्रीय घराने हैं, उन पर जिस तरह का आधिपत्य है वो भी जनरलाइज हो, वो भी आम आदमी तक पहुंच हो, और ये भी आम जो हुड़का है, सब जो वाद्य यंत्र है, ये भी आम आदमी इसको अपनाए। जरूरी है, बिल्कुल, तभी इसका संरक्षण होगा। अगर एक ही समुदाय पे हम चीजें थोप देंगे, या फिर उसको हम सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, या तो हम प्रोत्साहन दें उनको, ऐसे लोगों को हम शिक्षक बनाएं। सबसे बड़ी बात आपने कही कि हम उनको सम्मानित करें ना, उनको टीचर बनाएं हम। और फिर हम इसके बाद में सवाल उठा देते हैं आरक्षण पे, जी है ना, जी जी, के आरक्षण के बावजूद भी क्यों नहीं जो है एक विशेष समुदाय के जो भी बच्चे हैं या लोग हैं, वो क्यों नहीं वो एजुकेशन को वो पूरा पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, किसी एक पायदान पे। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में हम मुनस्यारी में थे एक किसी कार्यक्रम के लिए, तो वहाँ हमें एक बारात में ढोल बजाता हुआ 10 साल का बच्चा मिला, दमाऊ बजाता हुआ बच्चा मिलता है, योगेश। तो योगेश बारात में अपने नाना के साथ आया हुआ है। जब नाना थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बच्चा बजाता है, और बहुत अच्छा बजाता है। हमने उसका इंटरव्यू किया, क्या वो कभी अपने स्कूल में भी अपनी कला का प्रदर्शन करता है? नहीं। वहाँ स्कूल में कला का प्रदर्शन करने वाले बच्चे दूसरे हैं, और वो सरनेम का संकट वहाँ भी है। योगेश स्कूल में परफॉर्म नहीं करता, वो बारात में प्रोफेशनल दमाऊ वादक है। स्कूल में मौके कीबोर्ड या गिटार बजाने के मौके दूसरों के पास हैं। संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी इस योगेश की नहीं है। 8-9 साल का बच्चा था, बिल्कुल, अधिकतम 10। एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया है, बहुत ही मार्मिक है। मुझे लगता है कि कुछ गीत हम बीच में हम शुरू करते हैं। तो दीपक की कुछ कविताएं जो कि सर्वजीत ने काफ़ी गाई हैं, उनको कंपोज किया है, वो हम चाहते हैं कि उनमें से एक तो आपने सुनाई है, वो अधूरी रह गई थी। उसके बाद में इसका जिक्र भी है, वो मैं उसको मैं पूरा ही करना चाहूंगा। बिल्कुल। ओरे जन्म कैसा माथे पे तूने, अरे दाग दिया घनघोर, अरे दाग दिया घनघोर, दाग दिया घनघोर। इसके बाद मैं जो पहला अंतरा मैं शुरू में पढ़ चुका हूं, ये दूसरा है कि अपने पसीने की धार में मैंने, अपने पसीने की धार में मैंने तन की है चलाई नाव, जग ये करम का मोल न जाने, जग ये करम का मोल न जाने, ये छेड़े कुरे दे घाव, अरे किसको बताऊं मैं, किसको बताऊं वैद ना पाऊं, अरे पीर का और ना छोर, अरे पीर का और ना छोर, अरे पीर का और ना छोर। ओरे जन्म कैसा माथे पे तूने, अरे दाग दिया घनघोर, अरे दाग दिया घनघोर, दाग दिया घनघोर। कि पत्थर से गारे से चुन के बनाऊं मंदिर और भगवान, पत्थर से गारे से चुन के बनाऊं मंदिर और भगवान, मुझ पे ही उनका नाम, द्वार खुले पर कौवा उड़ाए दान, अरे बजता हूं खुद ही मैं, बजता हूं खुद ही मैं
ढोल के भीतर अरे बजता हूँ खुद ही मैं, ढोल के भीतर अरे जात का मैला खोल, अरे जात का मैला खोल, जात का मैला खोल। ओरे जन्म कैसा, ओरे जन्म कैसा, माथे पे तूने अरे दाग दिया घनघोर, दाग दिया घनघोर, दाग दिया घनघोर, अरे दाग दिया घनघोर। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक दीपक आपने लिखा है। और मुझे लगता है कि जब हम कंटेंट जो लिखा जाता है ना, उसको अगर धुन मिल जाए, उसको एक आवाज़ मिल जाए, तो वो शायद ज़्यादा दूर तक सुनी जाती है, लोगों को ज़्यादा अपील करती है। तो सर्वजीत ने उस मार्मिकता को पूरा जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। कुछ और कविताएं, कुछ गजल अगर गाना चाहें? दिल की बातों में रहा तो बावला हो जाएगा। उससे पहले जो है हम चंद्रशेखर का एक वो सुनते हैं। बिल्कुल। मैं जा चुका कमला काली गंगा पारा, तो होने ले लो सुनू की हारा। बिल्कुल। मैं जा चुका मेला काली गंगा पारा, ते होनी लो सुनू की हारा। मैं जा चुका मेला काली गंगा पारा, ते होनी लो सुनू की हारा। मैं जा चुका मेला सुनो की हारा, मैं जा चुका मेला जिंदगी प्यारा। ते चाचा कमला सुनो की हारा, मैं चाचू कमला जिंदगी प्यारा। अरे बम्बई बगस मेरो तालन खुलनी, ये बम्बई बगस मेरो तालन खुलनी। अरे पोतर फोटका मेरे सिराना मुख ने बुलानी, ओ तेरे फोटका मेरे सिराना मुख ने बुलानी। रे मुख ने बोले पे गंगा पारा, ते होनी लो सुनो की हारा। ते होनी लो सुनो की हारा। अरे शेरी में उजाड़ खायो गुरु ले तनील, ये शेरी में उजाड़ खायो गुरु ले तनील। त्यारे मेरा दुश्मन रुनी रय जय कनील, ये त्यार मेरा दुश्मन रुनी राय जय कनील। अरे रय जय कनील तले गंगा पारा, ते होनी लो सुनो की हारा। राय जय कनील कली गंगा पारा, ते होनी लो सुनो की हारा। मैं जा चुका मेला काली गंगा पारा, ते होनी लो सुनो की हारा। ओ मेरी पराणा मेरी माया दारा, ते होनी लो सुनो की हारा। क्या बात है, क्या बात है। जी, इसमें पलायन की बात बहुत खूबसूरती से आई है। आपने सुना होगा कि मजबूरी है, हमें पलायन करना पड़ रहा है, रोजगार की तलाश में दूर जाना पड़ रहा है, और घर में अपनी श्रीमती को, प्रियतमा को जो है ये आश्वासन दे के जा रहे हैं कि मैं तेरे लिए सोने का हार ले आऊंगा, मुझे जाने दे, इजाजत दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस दौर में लिखा गया जब बाहर से पलायन होना शुरू हो चुका था, प्रवासी लोग जो बाहर नौकरी के लिए जाते थे। तो अब दीपक, आपकी कविताएं कुछ मैं चाहती हूँ कि सभी लोग गुनगुनाएं। ये गजल है मैम जी। कि दिल की बातों में रहा तो बावला हो जाएगा, जी। बोलने वाला हमेशा सरफिरा हो जाएगा। क्या बात है। तो ये हमने जो है 2015-16 में के आसपास में एक सर का ही लिखा हुआ, दीपक सर का ही लिखा हुआ एक नाटक था पंचायत में पांचाली, तो जो कि स्त्री और दलित
मुद्दों पर वो नाटक जी, था। और काफी जगह इसका मंचन हुआ है जी, और बहुत ही लोकप्रिय ये नाटक हुआ है जी। मेरे जीवन का प्रथम थिएटर भी वही अच्छा, था। जी जी, क्या बात तो है। सर ने एक मतलब ऐसा भरोसा किया कि शायद थोड़ा सा एक डर भी होगा या या एक प्यार भी होगा, लेकिन एक भरोसा था। तो सर ने जो है इस पूरे नाटक के जो म्यूज़िक की जिम्मेदारी थी वो मुझे दी थी। तो ये वो गाना था। इसका एक थीम सॉन्ग अलग था इस नाटक का, वो पहला गाना वो कंपोज किया था जी। ये तीसरा गाना इसका ये कंपोज किया था, और इस गाने से वो नाटक हमेशा हमारा शुरू हुआ करता था। अच्छा। तो ये है जी, बिल्कुल। दिल की बातों में रहा तो बावला हो जाएगा, दिल की बातों में रहा तो बावला हो जाएगा, दिल की बातों में रहा तो बावला हो जाएगा, दिल की बातों में रहा तो बावला हो जाएगा। बोलने वाला हमेशा सरफिरा हो जाएगा, बोलने वाला हमेशा सरफिरा हो जाएगा। अरे हम अछूतों ने तराशा, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले। अरे मंदिरों में घुस के पत्थर देवता हो जाएगा, मंदिरों में घुस के पत्थर देवता हो जाएगा, मंदिरों में घुस के पत्थर देवता हो जाएगा। हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले। गोस्वामी तुलसीदास लिख के गए हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले। और डॉक्टर मोहन आर्या ने ये लिखा हुआ है, पालकियों को आपकी जिसने ढोया होगा, पालकियों को आपकी जिसने ढोया होगा, उसने पत्थर पर पसीना बोया होगा, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले, हम अछूतों ने तराशा है इसे पैरों तले। मंदिरों में घुस के पत्थर देवता हो जाएगा, मंदिरों में घुस के पत्थर देवता हो जाएगा। लोग तेरे हक के नारों पर मसीहा बन गए, लोग तेरे हक के नारों पर मसीहा बन गए, लोग तेरे हक के नारों पर मसीहा बन गए। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की जो किताब है उसमें एक जगह जिक्र है, क्या करिश्मा है ये रामाधीन भीखम खेड़वी, खोलने कॉलेज चले आटे की चक्की खुल गई, लोग तेरे हक के नारों पर मसीहा बन गए। तो
इसी को थोड़ा सा इस वाले शेर में जो है बदलाव करते हुए, अगर आपको याद हो सन 2016 में, अक्टूबर 2016 में बागेश्वर की एक घटना थी जहां पर एक दलित को चक्की छूने पर उसकी गर्दन काट दी गई थी। सोहनलाल नाम था उनका। क्या करिश्मा है ये रामाधीन भी खम खेड़वी, छूने चक्की को चले अपनी ही गर्दन लुट गई। अब लोग तेरे हक के नारों पर मसीहा बन गए, लोग तेरे हक के नारों पर मसीहा बन गए। इस तरह तू फिर सिमट के हाशिया हो जाएगा, इस तरह तू फिर सिमट के हाशिया हो जाएगा, इस तरह तू फिर सिमट के हाशिया हो जाएगा। इश्क भी आखिर निकम्मों से कभी बचता है क्या, इश्क भी आखिर निकम्मों से कभी बचता है क्या, इश्क भी आखिर निकम्मों से कभी बचता है क्या। अरे देख दूल्हा काम काजी छोकरा हो जाएगा, देख दूल्हा काम काजी छोकरा हो जाएगा। बात गर दबती रही तो एक दिन मिट जाएगी, बात गर दबती रही तो एक दिन मिट जाएगी, बात गर दबती रही तो एक दिन मिट जाएगी। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पे और काम से फिर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, बात गर दबती रही तो एक दिन मिट जाएगी, बात गर दबती रही तो एक दिन मिट जाएगी। अरे मामले को फैलने दे, अरे मामले को फैलने दे, रायता हो जाएगा, मामले को फैलने दे, रायता हो जाएगा, मामले को फैलने दे, मामले को फैलने दे, मामले को फैलने दे। बेहतरीन, बेहतरीन लिखा है, बेहतरीन गाया है। और इस एक गाने में ही आपने इतने लेखकों को समेट दिया है, आदम गौंडवी से लेकर श्रीलाल शुक्ल से लेकर पाश से लेकर मोहन की कविताओं के अंश जो है वो दीपक की कविताओं में मिला के आपने एक नई संस्कृति मुझे लग रहा है यहाँ पर पेश की है। बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दलित रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग, और बहुत ही महफिल आज जमी है हेलो हल्द्वानी में। सुरजीत टमटा जैसे सूफी गायक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, दीपक तिरवा जैसे लेखक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कवि हैं, रंगकर्मी हैं, और लोक गायक हुड़के के साथ में चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये पल हैं, और आप सबको भी मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब सुनकर। तो अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं, और चंद्रशेखर अगर कुछ और नयननाथ रावल जी का मैं चाहती हूँ कि वो गीत जो अभी बताया था, क्या सरजीत, एगो टेलीफोन छलिया नेपाली ये वाला गाना जो बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस जो गीत है, इसके साथ हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का समापन करें। पहाड़ा मोटर आगे, पहाड़ा मोटर आगे, अरे पहाड़ा मोटर आगे, पहाड़ा मोटर आगे, एगो टेलीफोन छलिया नेपाली को बाजो, एगो टेलीफोन छलिया नेपाली को बाजो, एगो टेलीफोन छलिया नेपाली को बाजो, एगो टेलीफोन छलिया नेपाली को बाजो। धरती अमर निरे, धरती अमर निरे, धरती अमर निरे, धरती अमर निरे, ओ धरती अमर निरे, धरती अमर निरे, धरती
रोला छलिया नेपाली को बाज हम जे क्या रोला छलिया नेपाली को बाज हम जे क्या रोला छलिया नेपाली को बाज हम जे क्या रोला छलिया नेपाली को बाज तू शुआ मर रहे तू शुआ मर रहे तू शुआ मर रहे तू शुआ मर रहे तू शुआ अमर रहे तू शुआ अमर रहे तू शुआ अमर रहे तू शुआ अमर रहे मैं आफी मारूला छलिया नेपाली को बाज 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 अरे होला शुआ माया दार 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 दे दिए फोटक छलिया नेपाली को बाज दे दिए फोटक छलिया नेपाली को बाज ओ दे दिए फोटक छलिया नेपाली को बाज दे दिए फोटक छलिया नेपाली को बाज गोठ देली शोले गो गोठ देली शोले गो गोठ देली शोले गो गोठ देली शोले गो दाढ़ी माँ बोट को छलिया नेपाली को बाज 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 भोर पाटे में ताम तोली भोर पाटे में ताम तोली भर पाटे में ताम तोली भर पाटे में ताम तोली भोर पाटे में ताम तोली भोर पाटे में ताम तोली भर पाटे में ताम तोली भर पाटे में ताम तोली टप टप छलिया नेपाली को बाज टप टप छलिया नेपाली को बाज ये टप टप छलिया नेपाली को बाज टप टप छलिया नेपाली को बाज अरे सौराश जानिया चेलिए सौराश जानिया चेली सौराश जानिया चेलिए सौराश जानिया चेली ये सौराश जानिया चेलिए सौराश जानिया चेली सौराश जानिया चेली सौराश जानिया चेली ये जाग जाग रे छलिया नेपाली को बाज जागा जागा रे छलिया नेपाली को बाज जागा जागा रे छलिया नेपाली को बाज जागा जागा रे छलिया नेपाली को बाज ओ पहाड़ा मोटरे आगे पहाड़ा मोटरे आगे पहाड़ा मोटरे आगे पहाड़ा मोटरे आगे आगे टेलीफोन छलिया नेपाली को बाज गो टेलीफोन छलिया नेपाली को बाज आगे टेलीफोन छलिया नेपाली को बाज आगो टेलीफोन छलिया नेपाली को बाज पहाड़ा मोटरे आगे पहाड़ा मोटरे आगे पहाड़ा मोटरे आगे पहाड़ा मोटरे आगे ओ नेपाली को खुकुरी टूटी सुआ गदुआ
भीने में ओ सरगा तारा यो मेले तोड़िया सुआ यो आपना दिल में ये पहाड़ मुटर अगे पहाड़ मुटर अगे पहाड़ मुटर अगे पहाड़ मुटर अगे गोटेली फोना छलिया नेपाली को बाज गोटेली फोना छलिया नेपाली को पे गोटेली फोना छलिया नेपाली को बाज गोटेली फोना छलिया नेपाली को बाज गोटेली फोना छलिया नेपाली को बाज गोटेली फोना छलिया नेपाली को बाज। क्या बात है बिल्कुल पहाड़ के उस दौर को मुझे लग रहा है जीवंत कर दिया इस गीत ने ना। नया फोन जब आया था और वो बहुत ही बेहतरीन गीत। तो चंद्रशेखर, सरोजीत, दीपक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ इतना वक्त निकालने के लिए। आप लोगों का वक्त बहुत कीमती हमें पता है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। तो दोस्तों आपने ये कार्यक्रम सुना, आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा हेलो हल्द्वानी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।